नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मैसेकर ऑफ विचेस। ये कहानी 1998 में हुई विचेस की सामूहिक हत्या को दर्शाती है कि किस तरह शहर में हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। विचेस की ये सामूहिक हत्या इंडोनेशिया की सबसे डरावनी घटना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर स्टोरी ऑफ दिस मूवी। ये कहानी है 12 मई 1998 की, जब हर तरफ विद्रोह प्रदर्शन हो रहे थे, जिसका अंत बहुत बुरा हुआ। उस वक्त कई क्राइम हुए, जिसमें से रेप, चोरी, डकैती, लोगों का गायब होना, ये सब शामिल थे। और ये घटना इंडोनेशिया के इतिहास में दर्ज हो गई और वो अपराध आज भी अनसुलझे हैं। और इसी न्यूज को पोस्ट करने के लिए उस्ताद रोहिम को उस्ताद रिजवान ने कहा था। और उसी रात रेडियो पे खबर चल रही थी कि शहर में अभी भी खतरा है और एक और रहस्यमयी मास मर्डर हुआ है, लेकिन अपराधी कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पर दोस्तों, गौर करने वाली बात ये थी कि सारे ही विक्टिम रिलीजियस फिगर्स थे, यानी कि उस्ताद, क्याई या फिर संतरी, यानी सारे विक्टिम ट्रेडिशनल हीलर्स यानी कि विच डॉक्टर्स थे। दोस्तों, उस्ताद रोहिम के साथ उस्ताद यानुआर भी था। और चल रही न्यूज पे रोहिम उसे ध्यान देने के लिए मना करता है। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है और लाइट चली जाती है। इन लोगों पर जानलेवा हमला हो जाता है, जहाँ इन्हें बुरी तरह खरोच के इनका मांस फाड़ दिया जाता है और रोहिम के गले को धड़ से अलग करके उसे जान से मार दिया गया था। अब पूरा सपना देख के अनीसा उठती है। दोस्तों, अनीसा इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में अपने दोस्तों के साथ रहती है। डरावना सपना देख के वो डर गई थी और अब वो बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा खोलने पे एक लेडी सफेद कपड़े पहनकर खड़ी थी, जिसका गला कटा हुआ था और खून बह रहा था। ये देखकर डर के मारे अनीसा दरवाजा बंद कर देती है। तभी उसके दोस्त नूरल पीछे से उसे संभालने आती है और अब जब अनीसा बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन उसकी दोस्त नूरल उससे पूछती है कि आखिर उसने पिछली रात क्या देखा था, जिस पर अनीसा बताती है कि उसने शैतान को देखा था। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं, जिनमें से एक सात्रियो उससे टकरा जाता है और अनीसा से माफी मांगता है। सात्रियो अनीसा को पसंद करता है। वहीं पर स्कूल का एक और उस्ताद बागुस बोर्ड पर न्यूज लगा रहा होता है, जो कि सात्रियो और अली को अजीब लगता है, क्योंकि अक्सर न्यूज उस्ताद रोहिम ही लगाता था, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि वो मर चुका है। इसीलिए बागुस उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, इस स्कूल का एक और उस्ताद यानी कि टीचर है, जो कि है रिदवान, जिस पर इस सारे स्कूल की जिम्मेदारी है। अनीसा लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं कि तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होती है, जिसमें सभी बच्चों को उनकी डोरमेंट्री में वापस जाने को कहा जा रहा था। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अनीसा के पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि आज उसका पीरियड का पहला दिन था। इसलिए नूरल उसे हेल्थ यूनिट में जाने के लिए कहती है। सभी टीचर्स को जाता हुआ देख सात्रियों को लगता है कि जल्दी वो जगह बंद हो जाएगी और इसी बारे में बागुस रिजवान से बात कर रहा था कि उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन फैसला लेने से पहले इन्हें क्याई का इंतजार करना होगा। पर पता नहीं कि आखिर क्याई कब आएगा। अब अनीसा से मिलने सात्रियो और अली जाते हैं, क्योंकि सात्रियो ने अनीसा के मुंह से शैतान शब्द सुना था। पूछने पर अनीसा बताती है कि पिछली रात उसने शैतान को देखा था। तभी वहाँ उस्ताद रिदवान आ जाता है, जो सात्रियो लोगों के पास आ रही महक से समझ गया था कि उन्होंने सिगरेट पी है। अली झूठ बोलने की बहुत कोशिश करता है, पर रिदवान को अली की कैप में माचिस मिल जाती है। यहाँ रिदवान इन्हें समझाता है कि वो इस तरह अपने आप को बर्बाद न करें और एक बार जब वो काम करना शुरू कर देंगे तो वो उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। रात में सात्रियो और अली इस बारे में बात कर रहे थे। सात्रियो को लगता है कि उस्ताद उन लोगों से कुछ छुपा रहा है, क्योंकि उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था और अनीसा ने भी शैतान देखने की बात कही थी। और उसका शक और पक्का हो जाता है, क्योंकि कई लोग स्कूल में वापस लौटे ही नहीं थे। सच जानने के लिए सात्रियो उस्ताद रिजवान के पास चला जाता है। स्कूल के हेल्थ केयर यूनिट में अनीसा आराम कर रही थी और अब जब वो उठती है तो रात हो चुकी थी। तभी सामने की खिड़की अपने आप खुलती है, जिसे अनीसा बंद कर देती है और अब खुलता है सामने का दरवाजा और सफेद कपड़े वाली वही लेडी अंदर आती है, जो कुछ देर बाद बाहर चली जाती है। बाहर देखने पे कोई नहीं था, पर एकदम से ही वो औरत अनीसा के कंधे पे हाथ रख देती है, जिसे देखकर अनीसा डर के मारे वहाँ से भागती है। पर वो औरत हर जगह उसे हॉन्ट कर रही थी। और दोस्तों, ये एक प्रेग्नेंट लेडी की स्पिरिट है। खुद को बचाने के लिए अनीसा एक जगह छुप जाती है तो पाती है कि कोई वहाँ के प्लास्टिक के बैग से एक चीज निकाल रहा था, यानी कि काला जादू करने के लिए सामान ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ पहले मारे गए दोनों उस्ताद की लाशें रखी हुई थी, जिसे देखने के लिए समीर जाता है, जो उनकी लाशों से कहता है कि अगर क्याई वहाँ होता तो उनकी लाशों को पहले ही दफना दिया जाता। और दोस्तों, वहाँ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, जिसने अपने शिकार के लिए वूडू डॉल्स बनाई थी और छिपकली का सर अपने मुंह से काट के उखाड़ देता है।
और अब जैसा जैसा वो वुडू डॉल के साथ करता जा रहा था वैसे वैसे लाशें उसके इशारों पे चल रही थीं। काला जादू करने वाला व्यक्ति जानवरों को मार के उनके खून में जैसे ही डॉल्स को डुबाता है, उस्तादों की लाशें जिंदा हो जाती हैं, जो समीर से कह रही थी कि सब मर चुके हैं। ये देखकर समीर की हालत खराब हो जाती है और जब वो आँख खोल के देखता है तो लाशें गायब हो चुकी थी। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी ऊपर से एक लाश गिरती है और रोहिम की लाश पीछे खड़ी हुई थी। जैसे ही काला जादू करने वाला व्यक्ति डॉल का सर उखाड़ता है वैसे ही उस्ताद रोहिम की लाश अपना सर उखाड़ के अपने हाथ में पकड़े हुई थी। अब रोहिम की लाश यानी कि पोचांग समीर पर खून की उल्टी कर देती है। दूसरी तरफ डरी हुई अनीसा भाग रही थी कि तभी वो सात्रियों से टकराती है। सात्रियों उससे घबराने की वजह पूछ ही रहा था कि तभी इन्हें समीर की चीख सुनाई देती है। जाकर देखने पे वो बुरी तरह खून से सना हुआ था और अब उसे स्कूल के हेल्थ केयर यूनिट में लिटा दिया जाता है। तब अनीसा बताती है कि समीर को श्राप मिला है। हालांकि नूरल उसे समझाने की कोशिश करती है कि बिलीवर्स को श्राप नहीं लगता, पर अनीसा बताती है कि श्राप जादू का ही एक हिस्सा है और अनीसा ने ये जादू की किताब में पढ़ा था। तभी स्कूल के टीचर्स आके वहाँ से स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहते हैं। वो समीर की हालत को देखकर हैरान थे। इस घटना के बाद क्याई स्कूल में आ चुका था, जिससे रिदवान से पता चलता है कि उस्तादों की लाशें गायब हो चुकी हैं। क्याई के पूछने पर कि लाशों को दफनाया क्यों नहीं गया, रिदवान कहता है कि पुलिस की वजह से वो उन्हें दफना नहीं पाया और वो क्याई के लौटने का इंतजार कर रहा था। यह सुनते ही बाग उस बीच में बोल पड़ता है कि रिदवान उस चीज से डर रहा था जो कि असल में है ही नहीं और उसके फैसले की वजह से स्कूल की हालत ये हो गई है। यहाँ क्याई रिदवान को समझाता है कि मरने के बाद लाश को दफनाने में देरी नहीं करनी चाहिए, पर स्टूडेंट्स को सिर्फ उस्ताद समीर के बारे में ही पता है। उन्हें ये नहीं पता है कि 2 उस्ताद मर चुके हैं जिनकी लाशें गायब हैं। इसीलिए क्याई सारे मेल स्टूडेंट्स को प्रेयर के लिए बुलाता है। रात में ये लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी सात्रियों को वहाँ उस्ताद की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो डर गया था और अब वहाँ से क्याई गायब हो चुका था। स्कूल अब सेफ नहीं था, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को हॉल में एक साथ सुलाया जाता है। सात्रियों जानता है कि 2 उस्ताद पहले विक्टिम बन चुके हैं और वो जगह सेफ नहीं है, इसलिए रात में सभी के सो जाने के बाद सात्रियों और अली बाहर जाके सच पता लगाने की कोशिश करते हैं। एक कमरे में जाके जब वो छानबीन करते हैं तो उन्हें पेपर मिलता है, जिससे पता चलता है कि शहर में कई विच डॉक्टर्स को बुरी तरह मार दिया गया है और ये बात स्कूल वाले उनसे छुपा रहे हैं। वहीं पे गवर्नमेंट रेडियोग्राम का एक पेपर था जिस पर उस्ताद सूबो का नाम लिखा था, जो कि अली का पिता था और ये बात अजीब थी। तभी कमरे से आ रही आवाज सुनकर एक गार्ड उसे चेक करने के लिए आता है, लेकिन ये लोग छुपे हुए थे इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अनीसा की जब आँख खुलती है तो हॉल में सिर्फ वो और नूर अली बैठे हुए थे। नूर अली यहाँ अजीब तरीके से हिल रही थी। उसे बुलाने पर वो शैतान में बदल चुकी थी, जो अनीसा के पास आकर बार बार यही कह रही थी कि सब मर चुके हैं। पर तभी असली नूरल उसे सपने से जगाती है। तैयार होकर जब वो बाहर जा रही होती है तो सफेद कपड़ों वाली वही औरत उसके कान में आके कहती है क्याई का कॉटेज, क्योंकि सामने क्याई का कॉटेज बना हुआ था। उस दिन सात्रियों और अली उस्ताद समीर को देखने जाते हैं, जिसकी हालत काफी खराब थी। उसकी खाल सफेद पड़ चुकी थी, साथ ही चेहरे पे कई छाले थे। सात्रियों को विश्वास है कि समीर को श्राप लगा है, लेकिन अली का मानना है कि उसे सिर्फ बीमारी है। पर सात्रियों को सच पता लगाना था, इसीलिए वो अली के साथ शहर जाने को कहता है, क्योंकि उसे जानना था कि उसकी फैमिली सुरक्षित है या नहीं। पर अली जाना नहीं चाहता क्योंकि बाहर के हालात खराब है। दूसरी तरफ अनीसा उस औरत का पीछा करते हुए क्याई के घर पहुंच जाती है। वो औरत अनीसा को अंदर जाने के लिए कहती है। अंदर झांकने पे अनीसा को कोई दिखाई नहीं देता, उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता है। इसीलिए अनीसा कपड़े धोने की जगह पे आ जाती है, क्योंकि उसे बाकी के काम निपटाने थे। तभी उसे एक पोटली मिलती है जिसपे खून लगा हुआ था, जिसे काला जादू के लिए इस्तेमाल किया गया था। और तभी उसे सामने कोई नजर आता है जो वहाँ कोई चीज रख कर चला गया था। उसी वक्त पीछे से नूरल आती है, जिसे अनीसा वो पोटली दिखाती है जिस पर काला जादू किया गया था। वो खतरनाक थी, इसलिए नूरल उसे डस्टबिन में फेंक देती है। नूरल एक जगह कपड़े फैला रही होती है तो चादर के पीछे एक परछाई खड़ी थी, पर देखने पे वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही नूरल दूसरा कपड़ा फैलाने के लिए उसे झटकती है, उसका पानी उसकी आंख में चला जाता है, जिससे उसे तेज खुजली शुरू हो जाती है। ये देखकर अनीसा उसके पास आके उसे संभालती है। नूरल बुरी तरह अपनी आंखों को खुजलाती जा रही थी, जिस वजह से उसकी आंखों से खून बहने लगा था और उसे अब दिखना बंद हो गया था। यहाँ नूरल को खून की उल्टी होती है और उसके मुंह से लोहे का तार बाहर आता है।
अब उसके चेहरे से दो लाइन बनते हुए आंख की तरफ जाती है और उसकी आंखों से दो नुकीली कील बाहर आती है, यानी अगला शिकार नूरल बनी है। अनीसा अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। हड़बड़ाई नूरल कुएं के पास जा रही थी और कुछ ना देखने की वजह से वो उसमें गिर जाती है, पर अनीसा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। पर कुएं के अंदर सर कटी लाश नूरल के पैरों को खींच लेती है, जिससे वो कुएं में गिर के मर जाती है और अनीसा उसे बचा नहीं पाती। इस घटना से गुस्साया बागुस इसका इल्जाम रिदवान पे लगाता है, क्योंकि उसने पहले ही सारे बच्चों को घर भेजने के लिए कहा था, लेकिन रिदवान नहीं माना और क्याई भी मिसिंग हो चुका है। साथ ही रिदवान के इस फैसले लेने की वजह से स्कूल के उस्तादों के साथ बच्चे भी अब शिकार बनने लगे हैं। रिदवान यहाँ बागुस को समझाता है कि क्याई ने स्कूल की जिम्मेदारी उस पर छोड़ी थी और ये कोई आसान काम नहीं है, और बागुस ने ही शहर में हो रही घटनाओं की न्यूज बोर्ड पर लगाई थी, जिससे स्कूल की हालत और बदतर हो गई। इन्हें लड़ता देख एक टीचर इन्हें रोकती है, क्योंकि हालात खराब है और स्कूल में खून होना शुरू हो गए हैं। पर बागुस उससे पूछता है कि आखिर उसे ये बात कैसे पता, क्योंकि नूरल की मौत के बारे में उसने उसे कुछ नहीं बताया था, जिस पर टीचर कुछ नहीं बोलती। रात में सभी लोग एक साथ बैठकर प्रेयर करते हैं। जब बच्चे एक एक करके पॉजेस्ड होना शुरू हो गए थे, वो सभी यही बोलते जा रहे थे कि सब मर चुके हैं। उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो बेकाबू हो जाते हैं। तभी बाकी के स्टूडेंट्स उन्हें पकड़कर प्रेयर करना शुरू करते हैं, जिससे सभी बच्चे नॉर्मल तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी खराब थी। इसलिए दवाइयाँ लेने सात्रियो, अली और अनीसा मेडिकल यूनिट में जाते हैं। दोस्तों समीर वहाँ खड़ा कांच खा रहा था, जो एकदम से सात्रियो की तरफ देखकर पूछता है कि उसका पिता कैसा है और वो कहाँ बिजी है। ये सुनने के बाद सात्रियो वहाँ से चला जाता है। डरा हुआ अली बाहर ही खड़ा था और जब वो कमरे के अंदर देखता है तो समीर एक क्रीपी स्माइल दे रहा था, जिससे डर के अली वहाँ से भाग जाता है। अब समीर के मुंह से ये सुनने के बाद सात्रियो अपनी फैमिली के पास जाकर ये देखना चाहता था कि वो सुरक्षित है या नहीं, पर ये ईविल की एक चाल हो सकती है, इसलिए अनीसा उसे रोकती है। पर अनीसा के लिए ये कहना आसान है। ये कहकर सात्रियो अपने परिवार को देखने निकल जाता है। दोस्तों रास्ते में कई लाशें बिखरी हुई थी। रिलीजियस फिगर्स को बुरी तरह फांसी लगाकर या सर काट के मार दिया गया था। शहर में हर तरफ यही हाल था। जिसके बाद हम सात्रियो के घर पर उसकी माँ को देखते हैं, जो अपने पति के लिए कॉफी लेकर आई थी। पर जब वो देखती है उसे देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका पति फांसी से लटका हुआ था, जिसे मार दिया गया था। सात्रियो जब अपने घर की तरफ लौट रहा था तो देखता है कि कुछ लोग शहर में रिलीजियस फिगर्स को बुरी तरह मार रहे थे, लेकिन आखिर ये लोग हैं कौन, ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों ये 1998 में इंडोनेशिया में घटने वाली अभी तक की सच्ची डरावनी घटना है, जब विच डॉक्टर्स का नरसंहार हुआ था। जो भी इन विच डॉक्टर्स को मार रहे थे उनमें से एक की नजर सात्रियो पे पड़ गई थी, इसीलिए वो जान बचाकर एक तरफ भागता है और जाकर लाशों पे गिरता है। मारने वाले उसे पकड़ ना पाए, इसीलिए सात्रियो अपने आप को लाशों के बीच में छुपा देता है और इन्हीं लाशों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जहाँ सात्रियो लाश के बैग से बाहर आता है तो देखता है कि शहर के हालात काफी खराब थे। अस्पताल घायल लोगों से भरे पड़े थे। हर शहर और गांव में विच डॉक्टर्स की लाशें लटकी हुई थी। यहाँ तक कि मरे हुए विच डॉक्टर्स को लोग दफनाना तक नहीं चाहते थे। किसी तरह सात्रियो अपने घर पहुंच चुका था, जहां उसकी माँ अपने बेटे को देखकर खुश थी। पर सात्रियो को पता चलता है कि उसका पिता मर चुका था, जिसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। ये देखकर सात्रियो को काफी बुरा लगता है। वो अपने पिता की लाश को दफनाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा किया तो जो लोग उन्हें मार रहे हैं वो सात्रियो के पिता की लाश को ब्लैक मैजिक के लिए यूज करेंगे। इसलिए सात्रियो ने अपने पिता की लाश को घर के पीछे ही दफना दिया था। दूसरी तरफ स्कूल में सभी स्टूडेंट्स की बैंडेज की जाती है। यहाँ अनीसा बागुस से पूछती है कि पिछली रात वो कहाँ था। यहाँ बागुस उसे बताता है कि पिछली रात वो पुलिस के साथ न्याय को ढूंढ रहा था। दोस्तों आपको याद है कुएं के पास अनीसा ने किसी को देखा था, वो और कोई नहीं बागुस था, जिसका सच वो बागुस से पूछती है कि उसने कुएं के पास बागुस को देखा था। बागुस यहाँ उसे बताता है कि अनीसा जैसा सोच रही है वो ऐसा नहीं कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अनीसा ये बात टीचर को बताती है तो टीचर अनीसा से उसके गुस्से को शांत रखने के लिए कहती है, क्योंकि अभी भी उसके कुछ दोस्तों को उसकी जरूरत है, इसलिए वह उससे किचन से पानी लाने को कहती है। इसके बाद हम वापस सात्रियो को उसकी माँ के साथ देखते हैं। सात्रियो को समझ नहीं आ रहा था कि लोग विच डॉक्टर्स को मार क्यों रहे हैं। दोस्तों सात्रियो के पिता ने कई रिलीजियस लोगों के साथ काम किया था, यहाँ तक कि स्कूल के न्याय के साथ भी।
उनके पास स्पिरिचुअल पावर थी जिनसे वो लोगों की मदद किया करते थे, पर उसके इसी गिफ्ट की वजह से जादूगरों को उससे नफरत हो गई और उन्होंने इस मैसेकर का फायदा उठाकर उसके पिता को जान से मार दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उसका पिता काला जादू करता था और जिन भी लोगों की मदद उसके पिता ने करी थी उनमें से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उन सब ने झूठ पे विश्वास कर लिया था कि उसका पिता काला जादू करता था। अब सात्रियों की माँ उसे स्कूल वापस जाने को कहती है क्योंकि वो वहीं सेफ रहेगा। उसकी माँ उनके घर में ही रहेगी ताकि सात्रियों कभी वापस आना चाहे तो उसके पास एक जगह हो, इसलिए सात्रियों वापस स्कूल की तरफ चला जाता है। इधर अनीसा जब पानी लेने के लिए स्कूल के किचन में आती है तो देखती है कि एक बर्तन में कटा हुआ सर पक रहा था और अब किचन में काम करने वाली औरत पॉसेस्ड हो चुकी थी जो अपना गला काट देती है और सारा खून अनीसा के मुंह पर गिरता है। उधर जब टीचर समीर की पट्टी कर रही थी तो लाइट चली गई थी और जब अनीसा उसे देखने आती है तो वो भी पॉसेस्ड हो चुकी थी। कैंची से वो एक एक करके अपनी उंगलियां काट देती है और अब सीधे अनीसा पे हमला करके कहती है कि वो सभी मर चुके हैं, पर टीचर उसे मार पाती उससे पहले ही अनीसा प्रेयर करना शुरू कर देती है जिससे पॉसेस टीचर की आंख और मुंह से खून आने लगता है और वो कैंची अपने कान में घुसा देती है जिससे उसकी वहीं मौत हो गई थी। अगले दिन औरत की स्पिरिट अनीता को वापस क्याई के घर जाने को कहती है और अब जब अनीसा झांक के देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सारा सच जाके बागुस को बताती है कि जो भी हो रहा है उसका कारण क्याई का घर है और उन्हें अंदर जाके चेक करना चाहिए, लेकिन क्याई के घर को चेक करना डिसरिस्पेक्टफुल होगा, इसलिए कोई भी टीचर वहाँ नहीं जाता। ये लोग जाके जब क्याई के घर का दरवाजा तोड़ते हैं तो वहाँ कई काले जादू की चीजें रखी हुई थी और वहाँ एक घड़ा था जिसे अनीसा तोड़ देती है और अब सच बागुस से पूछती है क्योंकि इससे पहले उसने बागुस को ही ऐसी चीजें रखते हुए देखा था। बागुस बताता है कि दरअसल वो काला जादू नहीं कर रहा है, वो इन चीजों से छुटकारा पा रहा था, इसीलिए उसने ये चीजें बाहर रखी थी, पर बच्चे उसे बांध के बैठा देते हैं। सभी घटनाओं का सच स्कूल में ही छुपा था, इसलिए ये लोग वहाँ तलाशी लेने का डिसाइड करते हैं। 2 लाशें स्टूडेंट पे हमला करती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। दूसरी तरफ अनीसा और सात्रियो रिदवान के कमरे में जाके चेक करते हैं, पर जैसे ही सात्रियो अंदर जाता है दरवाजा बंद हो जाता है और अनीसा बाहर रह जाती है। अनीसा को वो औरत एक जगह खड़ी वापस दिखाई देती है और जब अनीसा दरवाजे से झांक के देखती है तो उसे वही इंसान दिखाई देता है जो अभी तक काला जादू करते आया था। वो इंसान अपनी शक्तियों से अनीसा को अंदर खींच लेता है। उधर अली अपने घायल दोस्त को लेकर उस्ताद बागुस के पास आता है, पर तब तक वो मर चुका था। तभी पूरे स्कूल की लाइट चली जाती है, इसलिए बागुस सारे दरवाजे बंद कर देने को कहता है। उधर वो इंसान अनीसा को हवा में लटकाकर उसे दीवार पर बार बार मारता है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि उस्ताद रिदवान था जो अनीसा की वुडू डॉल पे कीले चुभा रहा था जिससे अनीसा के हाथ पैर में कीले चुभती हैं। रिदवान अनीसा को बताता है कि वो गलत समय पर गलत जगह पर है और अभी तक जो भी लोग मरते आए हैं उन सबको रिदवान ने मारा है और उनके सेक्रीफाइस से अब और तबाही मचेगी। अपने आप को छुड़ाने के लिए अनीसा प्रेयर पढ़ना शुरू करती है, पर रिदवान उसे बताता है कि जिन उस्तादों पे वो विश्वास करती है वो हेल में जल रहे हैं और जल्दी अनीसा भी उनके पास होगी। ये कहकर रिदवान मरे हुए जानवर का खून अपने मुंह में भरकर मरे हुए लोगों की वुडू डॉल्स पे छिड़कता है जिससे सारी लाशें जिंदा होकर बच्चों को हॉन्ट करना शुरू कर देती हैं। उन्हें बचाने के लिए बागुस उन सबके साथ प्रेयर्स पढ़ रहा था। इस बीच सात्रियो रिदवान के पास पहुंच गया था। इन दोनों में फाइट होती है और सात्रियो रिदवान को एक तरफ फेंक देता है। तभी अनीसा उसे वहां रखे घड़े को तोड़ने के लिए कहती है और घड़े को तोड़ते ही सारी लाशें वहीं रुक जाती हैं और सात्रियो अनीसा को लेकर रिदवान को वहीं बंद करके बाहर निकल आता है जिसके पास बागुस और अली आते हैं। ये लोग आसमान से आती रोशनी का गोला देखते हैं जो सीधे रिदवान के काले जादू की जगह पर जाकर गिरता है जिससे काले जादू की चीजें एक एक करके फूट जाती हैं और वहाँ आग लग जाती है और रिदवान की खाल गल के टपकने लगती है। वो पूरा जल जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। ऐसा होते ही उसका काला जादू टूट जाता है और समीर वापस नॉर्मल हो चुका था। इन लोगों ने स्कूल में मरे हुए लोगों को दफना दिया था, पर क्या ये अभी भी मिसिंग था। सात्रियों को उम्मीद है कि वह जहाँ भी होगा शांति से होगा और इन्हें उम्मीद है कि ये दुखद घटना वापस नहीं होगी। एंड सीन में हम उस औरत को अनीसा के पास बैठा हुआ देखते हैं जिसे देखकर अनीसा मुस्कुराती है और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिस औरत को अनीसा अब तक देखती आई थी वो और कोई नहीं अनीसा की माँ की स्पिरिट थी जो शुरुआत से उसे ये बताती आ रही थी कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अनीसा जब छोटी थी तो उसने सुना था कि उसका पिता गरीबी में रह के थक चुका है
और डील के मुताबिक उन्हें अपना बच्चा देना होगा। यानी अनीसा के पिता ने किसी तरह के काले जादू की डील करी थी और उसकी माँ उस वक्त प्रेग्नेंट थी, जो अपना बच्चा किसी भी हालत में देना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने अपना गला काट के खुद को मार लिया था और उसी रूप में वो अनीसा को दिखती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मैस्कर ऑफ विचेस की। वीडियो पसंद आया है तो आपको हाइप जरूर करना है और लाइक भी करना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग।